बाल विकास की परिभाषाएं और उनके मनोवैज्ञानिक याद नहीं होते, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको बाल विकास की जितनी भी परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट वाली और उन्हें किन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है वो मैं आपको याद करवाने वाली हूँ ट्रिक्स से, और ऐसी ट्रिक्स जो दिमाग में एक बार में फिट बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, और ये जो परिभाषा दी है ये दी है जेम्स ड्रेवर ने। अब इसमें हम जो कीवर्ड पकड़ेंगे वो कीवर्ड होगा जन्म से परिपक्वता, यानी कि कोई भी बालक ऐसा है जिसको क्या बनना है, हम ड्राइवर से याद रखेंगे ड्राइवर, क्या याद रखेंगे, ड्राइवर से याद रखेंगे ड्राइवर। तो ऐसा कोई बालक जो जन्म से यानी जब से उसका जन्म हुआ है उससे लेकर जब तक वो मैच्योर हुआ या फिर परिपक्व हुआ वहाँ तक उसको क्या हो जाता है, वो ड्राइवर बनना चाहता है, उसको ड्राइविंग आ जाती है। तो ये वाली परिभाषा हमें हो गई याद। चलिए नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, स्टार लगा देती हूँ मैं इस पे, है ना। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। इसमें हमें जो कीवर्ड पकड़ना है वो है विकासोन्मुख होने वाला पौधा। अब आप देखिए विकासोन्मुख मतलब जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है एक दिशा में। तो ऐसा पौधा कौन सा हो सकता है, आपने देखा होगा कोई बेल होती है वो इस तरीके से जाती है ना, बेल होती है वो इस तरीके से जाती है, तो ये विकास उन्मुख हो रही है यानी कि विकास की तरफ जा रही है। तो फ्रॉबेल से हम याद रखेंगे बेल, बेल है ना, क्या याद रखेंगे, बेल। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो विकास की तरफ जाता है यानी बढ़ता ही जाता है एक दिशा में, बेल का पौधा है ना, उससे हम याद रखना है फ्रॉबेल। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव एवं आंधी तूफान की अवस्था है ना। ये वाली परिभाषा भी आपको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आती है ना। तो इस परिभाषा को हम इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, लेकिन बहुत बार आ चुकी है तो ज़रूरी नहीं इस बार भी आए, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पकड़ना है हॉल। क्या पकड़ना है, हॉल। इसमें से आपको कीवर्ड पकड़ना है हॉल, है ना। अब देखिए जब भी किसी की शादी होती है तो कितना संघर्ष लगता है उसमें, है ना, कितने संघर्ष से शादी होती है, कितना तनाव होता है कि यार सारी अरेंजमेंट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। और शादी में ही ऐसा हो जाता है कि आंधी तूफान भी आ जाते हैं। अक्सर शादियाँ होती है तो उसमें क्या करते हैं, एक हॉल बुक करके रखते हैं ताकि कोई भी समस्या ना आए। तो ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। अब चलिए चौथी परिभाषा देखते हैं। बाल्यावस्था निरुद्देश्य भटकने की आयु है। ये वाली जो परिभाषा दी वो दी है बर्ट, इस मनोवैज्ञानिक का नाम है बर्ट, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बाल्यावस्था निरुद्देश्य यानी कि बिना किसी मतलब ही आवाराओं के जैसे भटकते हैं, कैसे, बर्ट से याद रखना बटन खोल के। जो भी बच्चे हैं, जो बालक है या बाल्यावस्था में ऐसी आयु है जिसमें बच्चे निरुद्देश्य यानी कि बिना किसी उद्देश्य के बटन खोल के घूमते रहते हैं या भटकते रहते हैं। तो बर्ट से हम याद रखेंगे बटन खोल के, और निरुद्देश्य से याद हो जाएगा हमें कि बिना किसी वजह के आवारा जैसे घूमते रहते हैं। ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली परिभाषा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये परिभाषा दी है वैलेंटाइन महोदय ने। अब ये तो देखते से याद हो रही है, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे याद करना। देखिए किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। अब जानते हैं कि वैलेंटाइन से हमें याद रखना है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन डे वाले दिन कितनी सारी नादानियाँ होती है ना, तो उसमें क्या होता है, अपराध प्रवृत्ति आ जाती है। कैसे आ जाएगी, देखो कोई लड़का है उसने एक लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने कर दिया मना, तो अब उस लड़के के अंदर क्या आ जाएगी, अपराध प्रवृत्ति आ जाएगी। और ऐसे नाजुक समय में वो क्या कर देगा, उसको कुछ भी कर सकता है। तो इससे अपराध प्रवृत्ति हो जाएगी किशोरों में, यानी जितने भी जवान लोग हैं उनमें क्या हो जाएगी, अपराध प्रवृत्ति आ जाएगी। और ऐसा ये नाजुक समय है वैलेंटाइन डे वाले दिन। ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली परिभाषा है बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रायड से याद रखना है हमें, फ्राई, क्या रखना है, फ्रायड से याद रखेंगे अपन फ्राई, है ना। तो आप फ्राई से याद रखिए फ्रेंच फ्राई, क्या याद रखेंगे अपन, फ्रेंच फ्राई। तो अब देखिए जब हम छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, है ना, तो हमें फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाने से मना किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अभी तो तेरा जीवन का निर्माण ही हो रहा है, यानी कि अभी तो तू बड़ा ही हो रहा है, अभी तो पूरी ज़िंदगी देखनी है, तो तू अभी से फ्रेंच फ्राई खाएगा तो तेरा जीवन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो फ्राई से याद रखना है आपको फ्रेंच फ्राई, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई फ्राइड से याद रखेंगे हम फ्राइड यानी तला भुना खाओगे तो तुम्हारा जीवन निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। नेक्स्ट परिभाषा है सातवीं बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। ये परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। अब देखो इसमें क्या याद रखना है हमें, प्रतिद्वंदात्मक, इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी होना, यानी कि कंपटीशन होना, किसी भी चीज़ में कंपटीशन होना। तो अब आप याद रखिए कि भाई आप रीट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक प्रतिद्वंदिता है ना, यानी कि आपके प्रतिद्वंदी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं आपके रीट मेंस में, तो आप हर कॉम्पिटिटर्स को क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो। और पैट्रिक से याद रखेंगे अपन मैट्रिक, है ना, क्या रखेंगे, मेरिट, सॉरी पैट्रिक से हम याद रखेंगे मेरिट, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इनको किल कर करके आगे बढ़ रहे हो। अपने जितने भी प्रतिद्वंदी है, यानी कि आप कंपटीशन में एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसमें आप अपने प्रतिद्वंदियों को क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो, प्रतिद्वंदियों को क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो। तो ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। अब अगली परिभाषा पे चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस महोदय ने। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, मिथ्या परिपक्वता यानी कि झूठी
झूठी समझदारी ऐसे कहिए आप, है ना। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि दिखावा करते हैं कि भाई हम तो बड़े हो गए, उनको कोई कुछ बोले तो उनको बुरा लग जाता है ना, गुस्सा आ जाता है। गुस्से को अपन हिंदी में, प्योर हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्योर हिंदी में अपन गुस्से को? रोष कहते हैं ना, रोष कहते हैं ना, क्रोध, रोष, इस तरीके से अपन उनको जताते हैं। तो आपको मालूम होगा कि क्रोध का एक पर्यायवाची रोष भी होता है, तो रोष से हम याद रखेंगे रोष, ठीक है। बच्चों में ऐसी परिपक्वता होती है जो मिथ्या होती है, यानी कि झूठी परिपक्वता होती है, और झूठी परिपक्वता होती है तो वो रोष दिखाते हैं, है ना। रोष मतलब गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है, यानी कि बच्चे जो है वो दिखावा करते हैं, झूठा, मिथ्या परिपक्वता दिखाते हैं, उससे हम याद रखेंगे रोष। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कॉल एंड ब्रूस, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये परिभाषा दी। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि भाई इस चीज़ को आप ऐसे पकड़िए कि आपका संवेगात्मक विकास या फिर एक बालक का संवेगात्मक विकास तब होगा जब वो कोलगेट एंड ब्रश करेगा। कोल से याद रखना है कोलगेट, और ब्रूस से याद रखना है आपको ब्रश, यानी कि आपका संवेगात्मक विकास तब होगा, आप सबके सामने खुल के तब आ पाएंगे, आप अपने इमोशंस, संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशंस ही तो होता है, तो आप अपने इमोशंस लोगों को तभी दिखा पाएंगे जब आप अच्छे से कोलगेट से क्या करेंगे, ब्रश करेंगे। तो ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। अगली परिभाषा है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक, अब देखिए आप जानते हैं किलपैट्रिक से हम वही पकड़ेंगे कंपटीशन वाला जो हमने ऊपर देखा। देखिए इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब किशोरावस्था है, आप में से जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं 21-22 साल के, 20 साल के, है ना, तो ऐसे समझिए आप कि आप किशोरावस्था में, हालांकि आप में से कुछ प्रौढ़ावस्था में भी होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को किशोर समझिए, है ना, आप किशोरावस्था में। तो आपके लिए जीवन का सबसे कठिन काल है कौन सा वाला? कंपटीशन को किल कर पाना, यानी कि रीट मेंस दे पाना, मेरिट से ऊपर जाना, आपके लिए ये मुश्किल काम ही तो है। आपके लिए जीवन का सबसे कठिन काल ही तो है किशोरावस्था। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद नहीं हो रहा है तो, कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपको मेरिट को किल करना पड़ता है, यानी कि लोगों से ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसको आपको किल करना पड़ता है, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का आपको किल करना पड़ता है ना। किशोरावस्था इसलिए सबसे कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते, देखिए ये हमारी अगली परिभाषा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब इसको ऊपर वाली परिभाषा से जोड़ते हुए आपको पढ़ना है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि जो शैशवावस्था में होता है वही किशोरावस्था में भी होता है, ऐसा कह रहे हैं रॉस महोदय। जैसे कि आप जानते हैं शैशवावस्था यानी जब आप बिल्कुल बच्चे से होते हैं, घुटने चलते हैं, चाहे थोड़े से 1-2 साल के हो जाते हैं, तब क्या होता है कि आप हर चीज़ में रॉस दिखाते हैं। जैसे किसी ने हमसे कोई चीज़ छीन ली तो हम कैसे चिढ़ के एकदम अपना रोष दिखाते हैं, यानी गुस्सा दिखाते हैं ना। तो किशोरावस्था में भी तो वही होता है, जैसे हम अपने मम्मी पापा से बोलते हैं हमें फ़ोन दिला दो, ये दिला दो, या फिर वो हमसे ले लेते हैं, कोई चीज़ छीन लेते तो हमें कितना रोष होता है, यानी कितना गुस्सा आता है। तो इससे हमें ये वाली परिभाषा हो गई याद। अगली परिभाषा पे चलते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, इनको बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती मत करना। मैं जिस कहानी से याद करा रही हूँ ना, ऐसे कोई भी याद नहीं करवाता है, और मैं सारी इकट्ठा कर देती हूँ एक ही वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। अगली परिभाषा है किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते कॉल सैनिक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं कॉल सैनिक से याद रखना है आपको सैनिक। क्या याद रखना है? सैनिक, है ना। अब आप सैनिक लोग जानते हैं, सैनिक लोग यानी वही फौजी लोग, है ना। तो सेना में जिसको भी भर्ती में लेते हैं, है ना, वो कम उम्र के होते हैं, ना कि बड़े उम्र के। तो जो फौजी लोग हैं या जो सेना है वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानती है, क्योंकि प्रौढ़ यानी बूढ़े लोग या फिर बीच के लोग जिनकी उम्र 30 से ऊपर है ना, तो ऐसे लोग क्या लड़ पाएंगे देश के लिए। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँ दोस्तों, बस याद करवाने के लिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जो सैनिक लोग होते हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, यानी कि वो जवान लोगों को लेते हैं ताकि देश की सुरक्षा अच्छे से हो सके। तो इसलिए हम सैनिक से याद रखेंगे कॉल सैनिक, और प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, यानी कि जो सैनिक लोग होते हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, फौज में लेने नहीं देते। अगली परिभाषा पे चलते हैं। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, थॉर्नडाइक। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। 3 से 6 वर्ष का कोई बालक है, ठीक है, अब वो छोटा बालक है, मान लीजिए उसके सफ़ेद बाल आ गए, है ना, तो अपन उसके क्या लगा रहे हैं, डाई लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? थॉर्नडाइक से आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक है ना, उससे आपको याद रखना है डाई। जो काले बाल करते हैं अपन, डाई लगाते हैं ना माथे में, मेहंदी सर में, है ना, तो अपन उसके कब लगा सकते हैं? 3 से 6 वर्ष का बालक क्या सीधे सीधे लगाने देगा? नहीं लगाने देगा ना डाई। अपने को क्या करेगा, जब वो अर्ध स्वप्न में होगा, यानी कि आधी नींद में होगा, तभी अपन उसको लगा सकते हैं ना। जब वो नींद में होगा, जब वो सपने देख रहा होगा, तभी तो लगा सकते हैं। अगर वो जगा हुआ होगा तो हम उसको थोड़ी लगा सकते हैं डाई। तो ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। नेक्स्ट परिभाषा है बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है, फ्राइड। अब देखिए ये वाली परिभाषा भी बहुत बार आपको देखने को मिली होगी एग्जाम्स में, तो बहुत बार आ चुकी है। इसको एक बार देख लेते हैं अपन। इसको हम वही फ्रेंच फ्राइज से जोड़ के देखेंगे, है ना, या फिर कोई फ्राइड तली भुनी चीज़ों से। देखो
बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं, दादी वगैरह होती है, वो क्या कहते हैं, अभी से ये तो मैगी खाता है, अभी से ये तो फ्रेंच फ्राइज खाता है, अभी से बर्गर पिज़्ज़ा खाता है, तो आगे जाके भाई पूत के पग तो पालने में दिख रहे हैं, यानी कि वो इस तरीके से बोलता है ना। तो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि भाई तुम फ्राइड चीज़ें खाओगे, यानी कि तली भुनी चीज़ें खाओगे, तो जो कुछ भी बनना है वो तुम 4-5 सालों में ही बन जाओगे, यानी कि इतने मोटे हो जाओगे और इतने कुपोषित हो जाओगे कि तुम ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं, 4-5 सालों में ही तुम ये बन जाओगे। ये वाली परिभाषा भी हमें हो गई याद। नेक्स्ट परिभाषा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। अब देखिए आप इस चीज़ को वैलेंटाइन डे से जोड़ के देखो। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शैशवावस्था आप ऐसे मानिए कि जब आप किसी को प्रपोज करते हैं, वैलेंटाइन डे कौन मनाते हैं? छोटे बच्चे। कभी भी आप देखना बड़े लोग जो होते हैं वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते। तो जितने भी बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, आजकल की जो लैंग्वेज चलती है निब्बा निब्बी, है ना, निब्बा निब्बी यानी वही शैशवावस्था। आजकल देखो आप 12-13 साल के बच्चे एक दूसरे को प्रपोज करते हैं ना, निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हैं, तो वो शैशवावस्था में ही तो है अभी, ऐसे समझिए आप, है ना। तो वैलेंटाइन डे पे वो क्या करते हैं, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सॉरी, ये कल लिखा है यहाँ पे, आप इसको काल कर दीजिए। सीखने का आदर्श काल कहा है। तो देखिए जितने भी छोटे छोटे निब्बा निब्बी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करते हैं। लेकिन बाद में जाके उनको लगता है कि यार कोई सीख मिली हमें, कि हमें बचपन में पढ़ लेना चाहिए था, हमें ये सीख मिलती है कि हमें बचपन में पढ़ लिया होता, ये निब्बा निब्बी वाले खेल नहीं खेले होते तो सही था। आई होप ये वाली परिभाषा भी होगी आपको याद। ये सबसे ज़्यादा मैंने जितनी भी मनोविज्ञान की परिभाषा कराई ना, उन सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में, बाल विकास में, ना। अधिगम करवा दिया मैंने, समायोजन करवा दिया, बुद्धि की परिभाषा करवा दी, व्यक्तित्व की परिभाषा करवा दी। इन सब की परिभाषा मैंने आपको ट्रिक्स से याद करवाई हुई, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और ये जो है, ये वाला टॉपिक है बाल विकास की परिभाषा। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं थी, तो इसमें से मैं निचोड़ निकाल के लाई हूँ जो इंपॉर्टेंट है उन सब का। तो देखिए अब अगली परिभाषा है हमारी, आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी है और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। गैरेट। अब गैरेट से आप याद रखेंगे कैरेट। कैरेट यानी गाजर, आप जानते हैं, कैरेट यानी गाजर इंग्लिश में बोले तो आप जानते हैं कि कोई भी बालक जो आनुवंशिकता यानी कि बचपन से, है ना, जब से वो पेट में था तब से, ऐसे समझिए ना, और वातावरण यानी कि उसका वातावरण इतना अच्छा है, वो कैरेट खाता है, तो ऐसा जो बालक है वो सफलता पालेगा। ऐसा जो बालक है वो सफलता पालेगा। इसकी थोड़ी सी ट्रिक क्या थोड़ी सी अजीब बनी है, मुझे इतनी इजीली आई नहीं है वाली, तो आप कैसे भी करके इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कैरेट वाला एग्जाम्पल दिया आपको। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। क्रो एंड क्रो। अब जैसा कि आप जानते हैं क्रो एंड क्रो को मैं हमेशा कौवा ही बनाती हूँ या फिर कागला बनाती हूँ, तो मारवाड़ी में कौवे को कागला कहते हैं। तो देखिए 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। तो अपन इसको ऐसे याद करेंगे कि 20वीं शताब्दी यानी कि वही आज का ज़माना, जो जेनजी लोग होते हैं ना, तो क्रो एंड क्रो यानी कि बड़े बूढ़े लोग कह गए हैं कि आगे जाके तो बच्चों का ज़माना होगा, यानी कि 20वीं शताब्दी के जितने भी बालक होंगे वो क्या होंगे, क्रो होंगे, यानी कागले होंगे, शाणे कागले होंगे। क्या होंगे, शाणे कागले होंगे। 20वीं शताब्दी के जितने भी बालक हैं वो सब कैसे होंगे, क्रो एंड क्रो, यानी कि कागले होंगे, शाणे कागले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली परिभाषा है बाल मनोविज्ञान का संबंध बालकों में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बहुत बड़ी परिभाषा ये दी आइजैक ने, लेकिन बड़ी भले ही है, लेकिन अपन इसको एकदम सिंपल तरीके से याद करेंगे। देखो इसमें पूरा सिस्टमैटिक दिया हुआ है ना, पहले जन्म होगा, फिर शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और फिर परिपक्वता आ जाएगी, है ना। और ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है ना, एक के बाद एक प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें नाम भी वही देखो आप, क्या लिखा है, आइजैक यानी IJK, तो ये भी क्रम में लिखा है। जब आप लिखते हो आइजैक, है ना, तो इंग्लिश में कैसे लिखते हो, IJK, इसी तरीके से लिखते हो ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ये परिभाषा क्रम में दी हुई है, उसी तरीके से इसका जो मनोवैज्ञानिक है वो भी क्रम में, उसका नाम है आइजैक। ठीक है, लास्ट परिभाषा है, उसको देख लेते फटाफट। शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अवस्था से बहुत तीव्र होती है, वाटसन। अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें क्या है, शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वह और किसी अवस्था से बहुत तीव्र होती है, वाटसन। अब सन से हम, वाटसन से हम याद रखेंगे, सन माने बेटा और वाट यानी वाट लगा देगा, है ना, बेटा क्या करेगा, वाट लगा देगा। तो देखो शैशवावस्था में ही कोई अगर बालक इतनी, उसकी सीखने की इतनी क्षमता है, इतना ज़्यादा तीव्र सीख रहा है, यानी कि उसकी इतनी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से करता है, तो ऐसा सन तो क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। ऐसा सन यानी ऐसा बेटा क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। आई होप दोस्तों आपको 19 की 19 परिभाषा चुटकियों में याद हो गई होंगी। अभी तक इसको ऐसे रट रट के पागल हो रहे होगे आप, है ना, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताई आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, और अब बाल विकास की परिभाषाओं की टेंशन तो आपको होगी नहीं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ आने में लेट होता है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आगे से आगे मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अब से देरी नहीं होगी, मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं उतने वीडियोज़ बना देती हूँ। आगे से आगे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का भला कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।